विभाजन का अध्ययन करते हैं। आप सबसे पहले माइटोसिस का अध्ययन करेंगे। आप देखें कि माइटोसिस में ये चार गुणसूत्र हैं। चारों ये जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 और 2 समजात गुणसूत्र हैं, दोनों एक जैसे हैं। क्रोमोसोम नंबर 3 और 4 समजात गुणसूत्र हैं, एक जैसे गुणसूत्र हैं। तो माइटोसिस में क्या होता है कि प्रत्येक क्रोमोसोम बीच में से फट जाता है, अर्थात सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स, जैसे ए और बी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इस तरीके से सी और डी भी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। इस तरीके से माइटोसिस में हर एक गुणसूत्र बीच में से हर एक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है और इस तरीके से सेंट्रोमियर विभाजन होने से जो समजात गुणसूत्र और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये अलग अलग कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। इस तरीके से गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में मातृ कोशिका के बराबर ही रहती है। अब आप देखें कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन में ये जो चार गुणसूत्र हैं, सबसे पहले यह दो कोशिकाओं में बढ़ता है। दोनों कोशिकाओं में ये जो समजात गुणसूत्र है, इन दोनों में से एक गुणसूत्र एक पुत्री कोशिका में, दूसरा दूसरे पुत्री कोशिकाओं में चला जाता है। इस तरीके से दो समजात गुणसूत्र हैं, ये दोनों अलग अलग कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। तो यह है अर्धसूत्री विभाजन संख्या 1, जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। अब दूसरे विभाजन में क्या होता है कि प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है और ये समजात, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये अलग अलग कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। इस तरीके से कुल 4 कोशिकाएं बनती हैं। चारों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। हालांकि प्रत्येक गुणसूत्र में केवल एक एक क्रोमैटिड पहुंचता है। इस तरीके से यह क्रोमैटिड वास्तव में फुल क्रोमोसोम है, लेकिन डीएनए की मात्रा मातृ कोशिका में डबल रहती है। चलिए हम लोग देखें कि यह जो माइटोसिस है, इसमें 4 अवस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। वैसे ही मियोसिस में भी 4 अवस्थाएं हैं, यानी मियोसिस फर्स्ट में भी 4 अवस्थाएं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। और मियोसिस सेकेंड में भी 4 अवस्थाएं हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। प्रोफेज 1 यानी मियोसिस प्रथम का जो प्रोफेज 1 है, ये बहुत लंबा है। इसको 5 भागों में बांटा गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। चलिए अब हम लोग लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो यह चित्र आपको, इसमें आप देख सकते हैं लेप्टोटीन अवस्था है। लेप्टोटीन अवस्था में गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं। गुणसूत्र काफ़ी लंबे हैं, धागे के जैसे हैं। गुणसूत्रों पर ये मोती के दाने की तरह क्रोमोमियर्स दिखाई पड़ रहे हैं। केंद्रक झिल्ली दिखाई पड़ रही है, केंद्रिका दिखाई पड़ रही है। और अब आप देख सकते हैं ये जो सेंट्रोजोम है या तारक है, इसका विभाजन प्रारंभ हो गया है। तो लेप्टोटीन अवस्था में गुणसूत्र पतले धागे के रूप में दिखाई पड़ते हैं और गुणसूत्रों के ऊपर क्रोमोमियर्स दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोमियर्स वास्तव में जीन्स होते हैं। अब आप देखें जाइगोटीन अवस्था है। तो जाइगोटीन अवस्था में देखा जाता है कि जो समजात गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्र का मतलब ये एक जैसे जो गुणसूत्र है, ये आपस में जोड़े बना रहे हैं। इस तरीके से पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो रहा है। तो जहाँ पे पेयरिंग होता है, दरअसल यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है और इसके साथ साथ ये पेयरिंग पूरी होती है। तो समजात गुणसूत्रों का जो जोड़ा बनता है, तो जोड़ा बनने की क्रिया साइनेप्सिस कहलाती है। तो इस तरीके से जैसे ये जोड़ा बनने की क्रिया पूरी हो जाती है, फिर ये अगली अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो अगली अवस्था में आप देख सकते हैं, अगली अवस्था ये पैकिटीन अवस्था है। पैकिटीन में यानी जोड़े बनने की क्रिया पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से 4 गुणसूत्र थे, तो दो जोड़े बने हुए हैं और एक जोड़े को हम बाईवैलेंट कहते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रत्येक बाईवैलेंट में दरअसल
4 थ्रेड हैं, यानी हर एक गुणसूत्र में 2 क्रोमैटिड्स इसमें रहते हैं। बाहर से पूर्णतया दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर ये 4 धागे जैसी रचनाएं दिखाई पड़ती हैं, ये क्रोमैटिड्स हैं। इस तरीके से प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमैटिड्स हैं जो कि सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाती हैं। इस तरीके से ये 2 बाईवैलेंट दिखाई पड़ रहे हैं। ये पैकेटीन है। पैकेटीन अवस्था की एक खासियत और है कि इसमें समजात गुणसूत्रों के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये आपस में गुणसूत्रों का आदान प्रदान करती हैं, और यह क्रिया रिकॉम्बिनेज नामक एंजाइम की सहायता से होता है। अब अगली अवस्था में, जैसे डिप्लोटीन में आप देखें, डिप्लोटीन में समजात गुणसूत्रों के बीच में प्रतिकर्षण हो जाता है, क्योंकि इनके बीच का जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो समाप्त हो जाता है। अब जब ये दूर दूर हटती हैं, प्रतिकर्षण होता है, तब क्रॉस की तरह की रचनाएं दिखाई पड़ती हैं जिन्हें हम कैज़मेटा कहते हैं। तो ये जो कैज़मेटा है या एक को हम कैज़मा कहते हैं, तो ये जो कैज़मा है यह बताता है कि गुणसूत्रों का आदान प्रदान पहले ही हो चुका है। तो इस तरीके से ये डिप्लोटीन अवस्था है। अब अगली अवस्था में डायकाइनेसिस अवस्था में देखा जाता है कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब हो जाती है, और इस तरीके से ये जो गुणसूत्र हैं अब ये केवल समजात गुणसूत्र अभी केवल टीलोमियर के पास ये जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लगभग गोल आकृति के दिखाई पड़ रहे हैं, और बाकी सभी अवस्थाओं में लेप्टोटीन से लेकर डायकाइनेसिस अवस्था तक ये गुणसूत्रों का संघनन होता है। अब अगली अवस्था में हम लोग देखें, अगली अवस्था जो है, अगली अवस्था मेटाफेज 1 का है। तो मेटाफेज 1 में अब आप देखेंगे कि गुणसूत्र जो है मेटाफेज प्लेट पर ये व्यवस्थित हो गई है, यानी ये 2 पुत्री कोशिकाएँ बन चुकी हैं। अब हर एक पुत्री कोशिका में अब आप ये देखेंगे कि जो ये गुणसूत्र हैं ये कोशिका के मध्य पर मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित हो गई हैं। अब आप देखेंगे कि गुणसूत्रों का कुल समूह की संख्या n है। अगर 4 गुणसूत्र हैं तो 2 समूह दिखाई पड़ रहे हैं, और समजात गुणसूत्र ये लगे हुए हैं, यहाँ भी समजात गुणसूत्र हैं। अब आप देखें तो एनाफेज 1 में जो समजात गुणसूत्रों में से एक पूरा गुणसूत्र एक ध्रुव पर और दूसरा दूसरे ध्रुव पर खींचा जाता है। इस तरीके से और ध्रुवों पर पहुँचने के बाद यह खुल जाता है, फिर से क्रोमैटिन जालिका के रूप में खुल जाता है, और इस तरीके से 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। अब आप देखेंगे प्रोफेज 2 में, यानी अर्धसूत्री विभाजन जब 2 जाएगा तो उसमें पहली अवस्था प्रोफेज 2 की है। कभी कभी प्रोफेज 2 अवस्था दिखाई नहीं पड़ती है। तो प्रोफेज अवस्था में आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों केंद्रकों में गुणसूत्र दिखाई पड़ रहे हैं। मेटाफेज 2 अवस्था में कोशिकाएँ कोशिका के मध्य में व्यवस्थित हो जा रही हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि जो स्पिंडल की जो दिशा है मेटाफेज 1 की अपेक्षा 90 अंश के कोण पर है। अब एनाफेज 2 में आप देखेंगे कि प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स विपरीत ध्रुवों की ओर खींची जाती हैं। अब आप ये टीलोफेज अवस्था है। टीलोफेज अवस्था में आप ये देख सकते हैं कि ये कुल 4 केंद्रकों का निर्माण हो गया है, और चारों तरफ केंद्रक झिल्ली और केंद्रिकाएँ दिखाई पड़ रही हैं। तो इसके बाद की क्रिया है, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल बन जाता है, एनिमल सेल है तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन होकर के 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। थैंक यू।